नमस्कार और आपका स्वागत है भारत के एक ऐसे निर्माता की कहानी में जिसके बिना आधुनिक भारत की कल्पना अधूरी है। ये जीवनी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, कानूनविद, राजनीतिक दार्शनिक और संविधान निर्माता। हम उनके जीवन के हर मोड़ को गहराई से जानेंगे। उन्होंने क्या किया, क्यों किया, उनका विश्वास क्या था और उन्होंने दुनिया को किस नज़रिए से देखा। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको बताएगी कि कैसे एक अछूत बालक भारत के सबसे सम्मानित बुद्धिजीवी और समाज सुधारक में परिवर्तित हुआ। भाग 1, जन्म, अपमान और ज्ञान की खोज, 1891 से 1923। जन्म और बचपन का कलंक। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था। वो अपने पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार मेजर थे और कबीर पंथ के अनुयायी थे। पिता के सैन्य पद के कारण परिवार को कुछ सामाजिक और आर्थिक स्थिरता मिली थी, लेकिन उनकी जाति महार उन्हें सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर रखती थी। उन्हें अछूत माना जाता था। भीम के बचपन की सबसे कड़वी यादें स्कूल से जुड़ी हुई हैं। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। वो बाहर बरामदे में या कोने में एक बोरी पर बैठते थे। यदि कभी उन्होंने उस जगह से उठकर पानी पिया तो उस जगह को शुद्ध करने के लिए पानी से धोना पड़ता था। सबसे बड़ा अपमान था पानी का। उन्हें स्कूल के नल को छूने की इजाजत नहीं थी। एक चपरासी ऊंचाई से पानी डालता था और भीम हाथ का कप बनाकर पीते थे। इस अनुभव को उन्होंने नो प्यून नो वाटर यानी चपरासी नहीं तो पानी नहीं कहकर याद किया है। इन अनुभवों ने भीम के मन में विद्रोह नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प पैदा किया। पिता रामजी सकपाल ने उन्हें समझाया था कि शिक्षा ही इस अपमान की बेड़ियों को काटने का एकमात्र जरिया है। शिक्षा, ज्ञान ही शक्ति है। भीमराव का दाखिला बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुआ, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा रियासत के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ III से स्कॉलरशिप मिली थी। 1913 में 22 वर्ष की आयु में वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। अंबेडकर का मानना था अमेरिका उनके लिए एक मुक्ति थी। पहली बार उनकी पहचान उनकी जाति नहीं बल्कि उनकी बुद्धि थी। उन्हें किसी भी रेस्टोरेंट में जाने, किसी भी लाइब्रेरी में बैठने या किसी भी सहपाठी से बात करने की पूरी स्वतंत्रता थी। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा अध्ययन में लगा थी। उन्होंने राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया। 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध शोध पत्र कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट प्रस्तुत किया। मूल विश्वास। इसमें उन्होंने जाति प्रथा को श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन बताया। उनके अनुसार जाति प्रथा का मुख्य कारण था अंतरजातीय विवाह को रोकना और शुद्धता को बनाए रखना। इसके बाद वो लंदन गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और साथ ही ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 1923 में अपनी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, रुपये की समस्या पूरी की, जिसके लिए उन्हें DSc की उपाधि मिली। ये थीसिस आज भी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की वैचारिक नींव मानी जाती है। बड़ौदा का मानसिक आघात और उद्देश्य का निर्धारण। भारत लौटने पर अंबेडकर ने बड़ौदा रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनकी डिग्री और ज्ञान ने जातिगत भेदभाव को नहीं रोका। कोई उन्हें रहने के लिए कमरा नहीं देता था। दफ्तर में सहयोगी दूर से उन पर कागज फेंकते थे और एक बार तो उन्हें भीड़ के हिंसक हमले से बचने के लिए पारसी सराय छोड़नी पड़ी थी। इस अपमान ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अंबेडकर का निष्कर्ष। उन्होंने समझा कि भारत में सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता केवल एक ढोंग है। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत सफलता से बदलकर सामाजिक मुक्ति कर दिया। भाग 2, संघर्ष और आंदोलन का उदय, 1924 से 1937। मुखरता की शुरुआत। 1924 में अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका आदर्श वाक्य था, पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो।
उन्होंने दलित समुदाय को शिक्षा की ओर प्रेरित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की प्रेरणा दी। 1927 में उन्होंने एक और पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत शुरू किया, जिसने अछूतों की समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर उजागर किया। महाड़ सत्याग्रह 1927, जल का अधिकार। ये डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। महाराष्ट्र के महाड़ में एक सार्वजनिक तालाब था जिसका पानी पीने की अनुमति दलितों को नहीं थी। ये प्रतीकात्मक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर समानता के अधिकार के लिए लड़ाई थी। 20 मार्च 1927 को अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ तालाब की ओर मार्च किया और पानी पीकर सदियों पुरानी प्रथा को चुनौती दी। ये कोई धार्मिक या राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि मानवाधिकार का संघर्ष था। अंबेडकर का दृष्टिकोण, उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्यों के लिए पानी का उपभोग करना प्राकृतिक अधिकार है, इसे धर्म या जाति के नाम पर छीना नहीं जा सकता। ये लड़ाई केवल पानी के लिए नहीं थी, ये इंसानियत की घोषणा थी। मनुस्मृति दहन 1927, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर हमला। महाड़ सत्याग्रह के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। ये हिंदू कानून की वो प्राचीन संहिता थी जिसे दलितों और महिलाओं के लिए सामाजिक असमानता, दास्ता और अन्याय की नींव माना जाता था। अंबेडकर का उद्देश्य ये किसी धर्म को जलाने का कारण नहीं था, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के उस कानूनी आधार को प्रतीकात्मक रूप से नकारना था जिसने सदियों से जाति प्रथा को वैधता दी थी। उन्होंने घोषणा की कि वो इस किताब के नियमों को नहीं मानते जो उन्हें और लाखों लोगों को इंसान नहीं मानते। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930, धार्मिक समानता का संघर्ष। नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए 1930 में अंबेडकर ने एक विशाल आंदोलन चलाया। ये लड़ाई 5 साल तक चली। अंबेडकर की रणनीति, अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश को इसलिए चुना ताकि वो ये साबित कर सकें कि रूढ़िवादी हिंदू समाज जानबूझकर समानता को नकार रहा है। जब मंदिर के पुजारियों और रूढ़िवादियों ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया, तो अंबेडकर ने घोषणा की कि अब वो इस धर्म के अंदर रहकर लड़ना बंद करेंगे। सीधा मैसेज, यदि दलितों को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब है कि हिंदू समाज उन्हें अपना हिस्सा नहीं मानता। उन्होंने धार्मिक समानता की लड़ाई छोड़कर राजनीतिक और कानूनी समानता की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। भाग 3, राजनीतिक संघर्ष और संवैधानिक दर्शन 1930 से 1947। गोलमेज सम्मेलन और पृथक निर्वाचन की मांग 1930 से 1932। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। यहीं से उनकी राष्ट्रीय पहचान एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित हुई। डॉक्टर अंबेडकर की मांग, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। उनका तर्क क्या था? कांग्रेस पार्टी सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। दलितों के हित की रक्षा तभी हो सकती है जब वे अपने प्रतिनिधि खुद चुनें। पृथक निर्वाचन मंडल के तहत दलित प्रतिनिधि केवल दलित वोटों से चुने जाते, जिससे वो उच्च जाति के मतदाताओं के दबाव से मुक्त होकर अपने समुदाय के लिए काम कर सकते थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक पंचाट में अंबेडकर की मांग को स्वीकार कर लिया। पूना पैक्ट 1932, गांधी और अंबेडकर का टकराव। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के बाद महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी का मानना था कि पृथक निर्वाचन मंडल हिंदू समाज को तोड़ देगा। अंबेडकर का द्वंद्व था। अंबेडकर को लगा कि यदि उन्होंने अपनी मांग वापस नहीं ली तो गांधी की मृत्यु का दोष उन पर आएगा और दलितों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। राजनीतिक दबाव और गांधी के जीवन को बचाने की जिम्मेदारी के बीच अंबेडकर ने एक मुश्किल फैसला लिया। समझौता। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को त्याग दिया गया, लेकिन इसके बदले आरक्षित सीटों की संख्या को प्रांतीय विधानसभाओं में 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। अंबेडकर का नजरिया, ये समझौता अंबेडकर की इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन उन्होंने इसे मधोक दांव पर स्वीकार किया।
हालांकि उन्हें विधायिका में दलितों का प्रतिनिधित्व दोगुना करने में सफलता मिली, जिसने भविष्य में उनके राजनीतिक उत्थान का रास्ता खोला। येवला घोषणा और धर्म परिवर्तन का संकल्प। 1935 में महाराष्ट्र के येवला में एक सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने ऐतिहासिक घोषणा की, मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। अंबेडकर का विश्वास क्यों बदला? उन्होंने हिंदू धर्म को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये दैवीय रूप से स्वीकृत असमानता यानी डिवाइनली सैंक्शनड इनइक्वालिटी पर आधारित है। कोई भी धर्म जो जन्म के आधार पर मनुष्यों के बीच स्थायी ऊंच नीच पैदा करता है, वो मनुष्य के गौरव यानी डिग्निटी के विरुद्ध है। उनका ये कदम केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनैतिक मुक्ति का घोषणा पत्र था। स्वतंत्र श्रम पार्टी और राजनैतिक प्रयोग। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रम पार्टी यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। वो केवल दलितों के नेता नहीं थे, वो सभी गरीबों, मजदूरों, किसानों और वंचितों के नेता बनना चाहते थे। आर्थिक विचार। वो राज्य समाजवाद यानी स्टेट सोशलिज्म के समर्थक थे। उनका मानना था कि जमीन और प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन होना चाहिए, ताकि उत्पादन पर किसी एक वर्ग का नियंत्रण न रहे और आर्थिक विषमता कम हो। 1937 के प्रांतीय चुनावों में उनकी पार्टी को बॉम्बे प्रांत में 15 सीटें मिली, जिससे उनकी राजनैतिक शक्ति स्थापित हुई। भाग 4। संविधान निर्माता और मंत्री पद। 1947 से 1951। संविधान सभा में प्रवेश। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान और कानूनी विशेषज्ञता को पहचाना। उन्हें भारत की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री के रूप में शामिल किया गया। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान का निर्माण और अंबेडकर का दर्शन। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो केवल राजनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का उपकरण था। संवैधानिक दर्शन के स्तंभ। समानता यानी अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अंबेडकर ने अस्पृश्यता को कानून द्वारा पूर्णतः निषिद्ध कर दिया। स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। बंधुत्व अंबेडकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता और समानता बंधुत्व के बिना काम नहीं कर सकते। बंधुत्व का अर्थ है सामाजिक एकजुटता और एक राष्ट्र होने की भावना। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की गारंटी जो प्रस्तावना में निहित है। अंबेडकर कहते थे, भारत में राजनैतिक लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, लेकिन यदि हम जल्द ही सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करते तो जिन लोगों को समानता नहीं मिली है वो इस राजनैतिक लोकतंत्र को उखाड़ फेंक देंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व और आर्थिक दृष्टिकोण। अंबेडकर ने डीपीएसपी को संविधान में शामिल करने पर जोर दिया। ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है। डीपीएसपी में उनका प्रभाव। उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक सुरक्षा यानी काम का अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांतों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका समाजवाद। अंबेडकर का समाजवाद मार्क्सवाद से अलग था। वो हिंसा और वर्ग संघर्ष के बजाय संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते थे। वो जबरदस्ती पूंजीवाद को खत्म करने के बजाय धीरे धीरे राज्य नियंत्रण और कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से समानता लाना चाहते थे। हिंदू कोड बिल 1951 और इस्तीफा। डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल पेश किया। ये बिल हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार, संपत्ति में हिस्सेदारी और उत्तराधिकार में समानता देने के लिए था। उद्देश्य, ये बिल हिंदू धर्म के पुराने रूढ़िवादी व्यक्तिगत कानूनों को आधुनिक और लैंगिक समान कानूनों में बदलना चाहता था। अंबेडकर का मानना था कि एक आधुनिक राष्ट्र में महिलाओं को समान अधिकार मिलना अनिवार्य है। विरोध और इस्तीफा।
ये बिल संसद में भारी रूढ़िवादी विरोध के कारण पास नहीं हो सका और कई टुकड़ों में टूट गया। इस असफलता से निराश होकर 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनका विश्वास था, उन्होंने कहा कि यदि वह महिलाओं को उनके मूल अधिकार नहीं दिला सकते तो उनका कानून मंत्री बने रहना व्यर्थ है। उनके इस्तीफे ने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए सामाजिक सुधार राजनीतिक पद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। भाग 5 महापरिनिर्वाण और धम्म की ओर 1951 से 1956। बौद्ध धर्म में परिवर्तन का दार्शनिक आधार। हिंदू कोड बिल की असफलता के बाद अंबेडकर ने राजनीति से हटकर धार्मिक और दार्शनिक चिंतन पर ध्यान केंद्रित किया। वो अपने येवला संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार थे। अंबेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? उन्होंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि इसमें जन्म के आधार पर असमानता थी। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों चुना? उन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को नहीं चुना क्योंकि उन्हें लगा कि भले ही उनमें जाति प्रथा नहीं है, लेकिन वे धार्मिक सिद्धांतों में ईश्वर और आत्मा के अमूर्त सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। तर्क और विज्ञान। बौद्ध धर्म तर्क, विज्ञान और कारण पर आधारित है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को एक अनावश्यक सवाल कहकर टाल दिया। समानता और नैतिकता। बौद्ध धर्म समानता और नैतिकता यानी करुणा, प्रज्ञा पर आधारित है। ये धर्म प्रज्ञा यानी बुद्धि, करुणा मतलब दया और समता मतलब समानता के 3 सिद्धांतों पर खड़ा है। नैतिकता का महत्व। अंबेडकर का मानना था कि बौद्ध धर्म एकमात्र धर्म है जो मनुष्य और नैतिकता को सर्वोपरि रखता है, न कि ईश्वर या अलौकिक शक्ति को। ये एक ऐसा धर्म था जो सामाजिक क्रांति का मार्ग खोलता है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 1956। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर ने एक विशाल सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये संख्या भारत के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक धर्म परिवर्तन में से एक थी। अंबेडकर का अंतिम लक्ष्य। ये उनका अंतिम सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य था। वो चाहते थे कि दलित समुदाय आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित एक ऐसा जीवन जिएं जो उन्हें उनकी मेहनत और बुद्धि से मिले, न कि किसी जातिगत दर्जे से। अंतिम कार्य, बुद्ध और उनका धम्म। अपने जीवन के अंतिम महीनों में अंबेडकर ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक कृति द बुद्ध एंड हिज धम्म पूरी की। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को एक सामाजिक सिद्धांत और नैतिक पथ के रूप में व्याख्यायित किया। उनका विचार। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया और उन्हें मानव धर्म के रूप में देखा। महापरिनिर्वाण 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके निवास पर निधन हो गया। वो कई वर्षों से मधुमेह और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों के अनुसार बॉम्बे में किया गया। भाग 6 डॉक्टर अंबेडकर की समग्र सोच और विश्वदृष्टि। डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन 3 मुख्य स्तंभों पर टिका था। ज्ञान और बुद्धि की सर्वोपरिता। उनके लिए अंधविश्वास या परंपरा की कोई जगह नहीं थी। मनुष्य को हमेशा तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को मनुष्य के मन को आजाद करने वाला सबसे बड़ा उपकरण माना। नैतिकता आधारित समाज। वो ऐसा समाज चाहते थे जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व केवल नारे नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका हो। उनके लिए लोकतंत्र केवल सरकार का रूप नहीं बल्कि सह अस्तित्व का एक तरीका है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये सिद्धांत उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से लिया था, लेकिन इसे भारतीय संदर्भ में परिभाषित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के बिना समानता अप्रासंगिक है और बंधुत्व के बिना दोनों को प्राप्त करना असंभव है। दलितों के लिए उनका संदेश। डॉक्टर अंबेडकर का दलित समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था कि आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी भी हाल में अपनी मानवीय दिग्रिमा से समझौता न करें। नेतृत्व, अपने नेता खुद बने। संगठन, सामूहिक रूप से संगठित हों क्योंकि बिखरी हुई शक्ति का कोई मोल नहीं है। महिला सशक्तिकरण पर विचार। डॉक्टर अंबेडकर को अक्सर भारत में महिला आंदोलन का पहला नेता माना जाता है।
उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो अधिकार महिलाओं को दिलाना चाहा, वो उनके दर्शन का केंद्रीय हिस्सा था। उनका विचार, उन्होंने कहा था कि किसी समाज की प्रगति को मापने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। विरासत और मॉडर्न भारत पर प्रभाव। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत विशाल और बहुआयामी है। संवैधानिक ढांचा, उन्होंने भारत को एक ऐसा मजबूत और लचीला संविधान दिया जो विभिन्न विचारधाराओं को समायोजित कर सकता है और न्यायपालिका को लोकतंत्र का संरक्षक बनाता है। आरक्षण की व्यवस्था, उन्होंने आरक्षण को भीख नहीं बल्कि सदियों से वंचित समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व और क्षतिपूर्ति का एक संवैधानिक साधन माना। आर्थिक नीतियां, उनके विचार आज भी वित्त आयोग, जल नीति और श्रम कानूनों में प्रासंगिक हैं। सामाजिक मुक्ति, उन्होंने लाखों लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाया और उन्हें ज्ञान के हथियार से लैस किया। डॉक्टर BR अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। एक ऐसा विचार जिसने भारत को यह सिखाया कि देश केवल तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति भी सिर उठाकर जीना सके। वो हमें सिखाते हैं कि सवाल उठाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है और न्याय ही किसी भी नेशन की असली नींव है। श्रोताओं, ये कहानी आपको ये समझने में मदद करेगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो किया वो केवल इतिहास नहीं है, बल्कि एक दर्शन है जो हमारे वर्तमान और भविष्य को दिशा दिखाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियों को सुन सकें। जय भीम, जय हिंद।